सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, थैंक यू। जय हिंद सर, समय देने के लिए थैंक यू जय सर। हिंद राजेश। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। लंबे वक्त के बाद मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। कि मेरे व्यूअर्स थे, वो लगातार मांग कर रहे थे कि संजय कुलकर्णी साहब कहाँ गायब हैं, आप साहब को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि साहब की तबीयत थोड़ी सी खराब है, साहब जल्दी ठीक होके हमारे मंच पे आएंगे। तो साहब थैंक यू, इसके लिए दिल से आपने समय दिया। साहब नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा हलचल मैं देख रहा हूं। बांग्लादेश की तरफ से जिस प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं, और जिस प्रकार से DGISI की बात करें, पाक आर्मी चीफ की बात करें, या ख्वाजा आसिफ की बात करें, या शमशाद मिर्जा जो कि उनके डिप्टी चीफ ही समझ लीजिए, वो बांग्लादेश पहुंचे और कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से अटैक आएगा। और वहां पर अब हमारी तरफ से भी 3 नए सैन्य बेस जो हैं उनकी तैयारी चल रही है। तो कितना बड़ा खतरा इस वक्त बांग्लादेश भारत के लिए बनता हुआ जा रहा है सर? राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि ये जो, अगर हम थोड़ा सा 71 के बाद भी देखें जी तो कहीं ना कहीं पर जब भी अवामी लीग पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है, चाहे वो जियाउर रहमान की पार्टी हो या फिर इरशाद की पार्टी हो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट हो, जातिया हो, जो भी हो, और ये जमायत के साथ मिलकर के ये भारत विरोधी ही रहे हैं। इसमें कोई जी नई बात नहीं है। हम लोगों को शायद हम भूल जाते हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से शेख हसीना रही हैं, तो ये लगता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों के साथ, क्योंकि कई एक जो छोटे मोटे मुद्दे थे उनको सेटल किया गया, क्योंकि शेख हसीना जो है वो इस बात को जानती है कि भारत का क्या रोल रहा है उनके लिबरेशन में और बांग्लादेश के बनने में। उन्हें ये भी मालूम है कि किस प्रकार से वहीं के लोगों ने मिल करके उनके पूरे परिवार को खत्म किया। तो ये बात वो छुपी हुई नहीं है। और अवामी लीग जिस प्रकार से हर हमेशा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारत के साथ खड़े रहते, लेकिन वो भारत का विरोध नहीं करते और वो सबको साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो उसको देखते हुए जो अब जो केयर टेकर है उधर, मोहम्मद यूनुस, उनका ये जो रवैया है, क्योंकि जमायत के साथ मिलकर के और USA के सपोर्ट से आना, जी और चीन के साथ भी उनका जो तालमेल रहा है, पाकिस्तान के साथ खासकर जिस प्रकार से वो रहे हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है, वो हर हमेशा 71 की लड़ाई के बाद भी ISI जो है वो वहां पे काफी साल तक और लगातार अपना वर्चस्व और अपना जो मैं कहूँगा रवैया है, और जो उसकी फितरत रही है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल लेकिन सर। वो जिस प्रकार से वो चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जमायत भी लगातार उस हिसाब से काम कर रहे थे, क्योंकि जी बांग्लादेश की फौज में एक ऐसा बड़ा तबका है जो पाकिस्तान की आर्मी में ट्रेन हुआ था। तो उनके साथ ही, उनके साथ उनको लगता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए, तो जो भी जैसे भी है। लेकिन अब जब जो मोहम्मद यूनुस आए हैं, उनका जो रवैया रहा है भारत विरोधी, इसमें कोई शक नहीं। जमायत और जिस प्रकार से वो हंसते हुए दिखते हैं, मतलब जी वो कहेंगे एक जो क्या कहते हैं, भेड़िया बोलते हैं ना, बिल्कुल। उस तरह का हिसाब बिल्कुल किताब। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, या उनके खून में वो जो भारत विरोध है वो बसा हुआ है। और अब जब उन्हें मालूम है कि USA का जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश में, वो तो वो सेंट मार्टिन आइलैंड है। उन्होंने बार बार कहा है कि हमको सेंट मार्टिन आइलैंड में कुछ जगह चाहिए, जिससे कि वो अपने एयर बेस उन्हें चाहिए। अगर पूरा ही सेंट मार्टिन मिल जाए तो क्या है, बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन वो कम से कम एयर बेस उन्हें सेंट मार्टिन आइलैंड में चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उनको बिठाया है। वो ही उनके हैं, नोबेल प्राइज भी उन्होंने ही उनको दिलाया है। और बिल्कुल लेकिन शेख हसीना उनके पीछे थी, क्योंकि टैक्स एवेशन में इधर जो भी उन्होंने कार्रवाई की बांग्लादेश के अंदर, तो उसको लेकर के उनके बरखिलाफ काफी कुछ केसेस थे। लेकिन चीन के साथ भी उनका रवैया एक तरीके से अच्छा रहा है कि चीन को वो कह रहे चिटागोंग पोर्ट में आप आइए, अपने आप पोर्ट बनाइए, आप उधर रहिए, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में जाइए, म्यांमार की ओर जाइए। तो मतलब जो फैसिलिटेटर का काम जो कर रहे हैं। और अब
उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिला लिए हैं कि उनके पुराने डीजी आईएसआई हैं उनको बुलाया उन्होंने, और अपने जो मिर्जा साहब है जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनको बुलाया है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। तो ये जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, और खासकर ये उनको लगता है कि चिकन कॉरिडोर जिसे बोलते हैं या राइनो नेक जिसे बोलते हैं, वो जो है वो एक उन्हें ऐसे लगता है कि एक वल्नरेबल एरिया है जिसको भारत को वहां पे दबोचा जा सकता है, क्योंकि तकरीबन 22 किलोमीटर, सबसे कम जगह पे 22 किलोमीटर है, तकरीबन 200 किलोमीटर लंबा है, कहीं कहीं पे 65 किलोमीटर चौड़ा है, और सबसे नैरोएस्ट एंड जिसे बोलते हैं जहाँ पे एक अंगूठा टाइप उठता है ऊपर, तो आप देखेंगे वो तकरीबन 22 किलोमीटर है। और ये जो इस इलाके को पुराने जो एयर स्ट्रिप रहे हैं उस इलाके में, तो उनको उसको रीएक्टिवेट करना, उनको जो जल मिर्जा है उनको जाकर के दिखाना, उनके डीजीआईएसआई के साथ जाना, उनको बताना, और जो जिस प्रकार से उन्होंने जो कॉफी टेबल बुक उनको प्रेजेंट किया, उसमें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना करके किए, मैंने नहीं, ये तो दीवारों पे था, मैं तो वो एक सिर्फ वहां से किताब बनाई है जो जो मैंने दीवारों पे देखा है। और टर्की के उनको देना, एर्दोगान को जाकर के भेजने की कार्रवाई, ये दर्शाता है कि ये जो आदमी है इससे हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि 7 सिस्टर्स हैं, अपने सारे के सारे जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये कॉरिडोर के से ही द्वारा हम लोग आना जाना करते हैं। ये नहीं कि हम उस कॉरिडोर को बड़ा भी कर सकते थे, 71 में भी बड़ा कर सकते थे, अब भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दो पड़ोसी जो है एक अच्छा रिश्ता लेकर के अगर रहे, एक अच्छा एक पड़ोसी के तौर पर रहे, तो उसमें और अच्छा लगता है। बनिस्बत ये सोच करके कि मैं भारत से सब जगह से घिरा हुआ हूँ, 4000 किलोमीटर की तो मेरा बॉर्डर है, पर लेकिन सारा का सारा घिरा हूँ, फिर 201 किलोमीटर म्यांमार के साथ है, तो अब मैं तो नहीं घिरा हूँ, अब मैं भारत को दिखाता हूँ कि भारत कैसे घिरा हुआ है सारी तरफ से। तो चीन को भी लाओ, अमेरिका को भी लाओ, पाकिस्तान को भी लाओ, म्यांमार को भी अपने साथ लेने की कोशिश करो, रोहिंग्यास को भी देखो किस प्रकार से। आप समझ सकते हैं कि 45 मिलियन आबादी है अपनी नॉर्थ ईस्ट में, और तकरीबन 20 मिलियन बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो आबादी है उसके 50% लोग इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर है। चलो उनमें कई एक तरह तरह के लोग होंगे, जिस प्रकार से हमने कहा है कि जो लोग हैं उनको हम, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा 15 अगस्त की स्पीच में कि हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक कमीशन सेटअप करेंगे, उसमें यकीन करेंगे कि कौन बाहर का है, कैसे उसके साथ सलूक किया जाए, किस प्रकार से उसको रिपोर्ट किया जाए। तो ये खासकर जो चिकन कॉरिडोर को लेकर के अगर उनको लगता है कि वो भारत को घेर सकते हैं, तो वो खुद की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है भारत को क्या करना है, और भारत ऑलरेडी अपने जो भी है अभी एक्सरसाइज हुई हो रही है वहां पर, तो उस एक्सरसाइज को देखते हुए भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, S-400 हो, राफेल हो, सुखोई हो, नेवल शिप्स हो, आकाश हो, मतलब सब तरह तरह के अपने हैं। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे, 3 मिलिट्री स्टेशन तो ऑलरेडी थे उधर, अभी एक बना है लचित बहुकर का जो मिलिट्री स्टेशन बना है डुबरी में, तो वो मिलिट्री स्टेशन को लेते हैं। तो एक ईस्ट में है, 2 वेस्ट में, 2 तो पहले भी थे। तो ये मकसद ये है, भारत कितना भी कर ले, सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, हम कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सब कुछ है, वो तो 35वां नंबर पर है और हम तो 4th पे है, तो ना, ऐसे नहीं सोचना है। हमने सोचना है कि भाई ये एक देश है जो दूसरे को फैसिलिटेट करता है हमारे बरखिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो हमने सतर्क रहना, अपने आप को तैयार रखना। और अगर बांग्लादेश समझता है कि हमने इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उसको वो रंजिश है, आक्रोश है उन लोगों के बीच में, पर मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी 40-50% लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने में उनका ही फायदा है। उसमें जिस प्रकार से वो हिंदुओं के बरखिलाफ भी बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से वो कार्रवाई हो रही है, और एक तरीके से हिंदुओं के बरखिलाफ जो मंदिर हो या इंसान हो या जो भी है सबके
तो मुझे लगता है एक वक्त अभी इलेक्शन करने वाले हैं वो अगले साल फरवरी में, उसमें कह रहे हैं कि वो अवामी लीग पार्टी को भाग नहीं लेने देंगे। तो ये साफ दर्शाता है एक मानसिकता, एक ऐसी मानसिकता जो भारत विरोधी है, और एक भारत विरोधी मानसिकता जो है उसके साथ मतलब उसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। जी सर, एक सवाल मेरा और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक